Good morning, all of you. My name is Deepak, and here I would like to discuss a very interesting chapter of biology named circulatory system. In this chapter, we discuss about the circulatory system in the human body. इस चैप्टर में हम बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। उसका मेन फंक्शन हार्ट का होता है। हार्ट के अंदर ब्लड होगा, वो कहाँ फ्लो होगा, आर्टरीज के थ्रू, वेंस के थ्रू। ये सारा सिस्टम हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि सर्कुलेशन मीन्स होता क्या है। सर्कुलेशन एक सिंगल वर्ड के अंदर अगर समझते हैं तो सर्कुलेशन मीन्स होता है फ्लोइंग। कोई भी चीज़, अगर कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। अच्छा, बॉडी के अंदर क्या फ्लो करेगा, तो बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। बाकी लिक्विड और ज़्यादा होते हैं, वो सब बात अलग अलग बता देते हैं। लेकिन जो ब्लड होता है वो क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, आपका ऑक्सीजन कैरियर है, सारी चीज़ें फ्लो करके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना लेता है सही से, ठीक है। अच्छा, ज़रूरत क्या पड़ी इसकी, आखिर एक सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी। अच्छा, अगर हम ये एक अपनी तरफ से देखें कि अगर कोई पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह पड़े हुए हैं, इनको अगर हमें हटाना है तो कैसे हटाएंगे, फूंक मारेंगे क्या, झाड़ू लगाएंगे क्या, वहाँ पे बॉडी के अंदर ऐसा कोशिश कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो एक उपाय हम ऐसा कर सकते हैं, आप ये एग्जाम्पल हम अपने घर की तरफ से देखते हैं। अगर घर में कोई गंदगी पड़ी हो और उस गंदगी को अगर हमें हटानी हो, कोई डस्ट पार्टिकल्स अगर छोटे छोटे पड़े हों, उन्हें हटाना तो कैसे हटाएंगे, झाड़ू मारेंगे या कुछ करेंगे। या एक तरीका ऐसा होगा कि एक बाल्टी पानी भरेंगे और उसको डाल देंगे, तो पानी के थ्रू क्या होगा, फ्लो हो जाएगी चीज़। ऐसा ही ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होगा, कोई झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला तो होगा नहीं, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड फ्लो अगर करा दें तो जितना भी वेस्ट है, जितनी भी सारी चीज़ें, हार्मोन्स है, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह उसे पहुंचाना है तो उस लिक्विड के फ्लो के थ्रू वो आगे बढ़ सकता है, ईजिली बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों को आराम हो गया, ह्यूमन बॉडी को भी और भगवान को भी, कि एक लिक्विड से सीधे आराम से फ्लो करा सकते हैं जाके। एक तरीके एग्जाम्पलरी बताया, ठीक है। तो मेन सर्कुलेशन की अगर डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो केवल फ्लोइंग याद रखो। फ्लोइंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन अवर बॉडी इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कैरी करता है, हमारा हार्ट ही कैरी करता है, ठीक है। हार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे वो आगे चल के अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। बात करते हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम की आखिर फंक्शन क्या क्या है, काम क्या क्या होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट का ही होता है। किसका होता है, ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट मतलब अगर एक डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई भी पार्टिकल्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाना है तो कौन ले जाएगा, यही सर्कुलेटरी सिस्टम का मीडियम, कौन, ब्लड। ब्लड ही एक चीज़ को दूसरी जगह पे ले जाएगा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका होता है, ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इनको भी कौन ले जाता है, इनको भी यही ले जाता है, ब्लड। ब्लड बहुत अच्छा मीडियम होता है इन सारे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे ट्रांसपोर्ट वाली बसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले ही जाएंगे। और ब्लड से एक चीज़ और होती है कि बॉडी टेम्परेचर, ब्लड से, सर्कुलेटरी सिस्टम से बॉडी टेम्परेचर और मेंटेन रहता है, ठीक है। अब अच्छा बात करते हैं इसकी। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप के मेन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाते हैं। कौन कौन से, एक हो जाता है ओपन, दूसरा क्या हो जाता है, क्लोज्ड। आवाज़ आ रही क्लियर आपको, ठीक है। ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक हार्ट हो जाता है, हार्ट के अलावा और चीज़ें नहीं होती हैं। देखो थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हार्ट का फंक्शन कैसे है और इनका क्या, और एक एग्जाम्पल का कैसा फंक्शन है। सपोज करते हैं एक क्या है, हाउस है, ठीक है। सपोज करते हैं एक हाउस है, हाउस के ऊपर छत पे क्या रखी हुई है, एक टंकी रखी हुई है, ठीक, पानी की टंकी रखी हुई है। पानी की टंकी से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, और किसके थ्रू आ रहा है, पाइप्स के थ्रू आ रहा है। ये पाइप के थ्रू अलग अलग रूम्स में जाके लग गया, जाके वहीं पे जाके टैप लगे हुए हैं, जहाँ पे अगर इसे ओपन करना वहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टंकी में एक चीज़ और देखा है
कि इस टंकी में एक पाइप जो ऐसा लगा होता है जिससे समर का पानी आ रहा है, तो समर के पानी से सीधे फिल हो जाता है, ठीक है, ये समर वाला पानी। और बाकी पाइप ऐसे होते हैं जो पूरी बिल्डिंग के अंदर जहाँ जहाँ उसे ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पहुँचा देते हैं, ठीक है। ये टंकी वाला सिस्टम है हमारा। और ऐसे ही हमारे हार्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हार्ट के अंदर होता है। सेम एज इट इज़ हार्ट के अंदर। रुकिए, हार्ट का डायग्राम देखो आपको लगाते हैं, जस्ट अ मिनट। हार्ट के अंदर भी सेम इसी का ही फंक्शन होता है। ये हार्ट आपका, ठीक, ओपन एंड क्लोज्ड। ये तो हमारा हो गया, किसका हो गया? ये हमारा हो गया ये टंकी वाला एग्जाम्पल। ऐसे अगर बॉडी का एग्जाम्पल देखते हैं तो बॉडी में सपोज करते हैं ये हार्ट है, तो हार्ट के अंदर काम क्या होता है? एक इम्प्योर ब्लड आता है आपका, इम्प्योर ब्लड, खराब ब्लड आपका यहाँ पे आता है। यहाँ पे इनके ऑरिकल्स हैं, ये ऑरिकल्स हैं और ये वेंट्रिकल्स हैं। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हार्ट हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। इधर वाला ऑरिकल होता है, इधर वाले 2 ऊपर ऑरिकल हैं, 2 वेंट्रिकल हैं। राइट वाले राइट में आ जाते हैं, लेफ्ट वाले लेफ्ट में आ जाते हैं। ये भी आगे डिस्कस कर रहे हैं, केवल एग्जाम्पल समझिए अभी इसका, कैसे इसका पानी की टंकी की तरह एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। पानी की टंकी में क्या था? एक साफ़ पानी आ रहा था और साफ़ पानी फिर होने के बाद में ये पानी इधर यहाँ पर टंकी में गंदा हो जाता था, तो वहाँ पे जाके इधर चला आता था पूरा पानी जाके, ठीक है। टंकी में आके यहाँ पे स्टोर होके पूरी यहाँ पे घर पे सप्लाई कर देगा जाके। और हार्ट में होता है इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आता है राइट ऑरिकल में, फिर यहाँ से पूरा प्योर होने के बाद में आयोटा से फिर बॉडी में फिर चला जाता है। अच्छा, बॉडी में जाएगा तो उसके लिए पाइप की ज़रूरत पड़ेगी? ये ब्लड क्या खाली अपने आप घूमेगा क्या? नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो कोई भी लिक्विड है वो केवल अपने आप खाली खुद नहीं घूम सकता, उसके लिए कोई ना कोई एक मीडियम ज़रूरी है। तो मीडियम के लिए क्या ज़रूरी होगा? इनकी पाइपलाइन। तो इसके पाइपलाइन में क्या क्या होती है? एक हमारी होती है आर्टरीज, क्या होती हैं? आर्टरीज। और दूसरी क्या होती हैं? वेन्स। ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर की तरह काम करती हैं, ठीक है। जैसे टंकी में पाइप जो जुड़े हुए थे वो क्या करते थे? वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे थे, वैसे ही हार्ट में ये आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। आर्टरीज हमेशा याद रखना प्योर ब्लड ले जाती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? हमेशा प्योर ब्लड ले जाती हैं। और वेन्स क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड जो गंदा खून होती हैं वो बॉडी से कहाँ तक लाती हैं? हार्ट तक लेके आती हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के सिस्टम अभी हमने बताए थे। आर्टरीज वेन्स के बारे में समझ गए। पाइपलाइन स्ट्रक्चर कौन से थे? एक ओपन था, एक क्लोज था। तो ओपन में याद रखना आर्टरीज वेन्स पाइपलाइन वाला कोई भी सिस्टम इसके अंदर नहीं होता, सीधे डायरेक्ट एक यहाँ से एक यहाँ से ब्लड यहाँ गया, यहाँ से ब्लड यहाँ गया, ठीक है। ये इनका सिस्टम होता रहता है। ये इंसेक्ट्स और इन्वर्टिब्रेट्स में होता है। और क्लोज्ड वाले में होता क्या है? क्लोज्ड वाले में सारा काम सिस्टमेटिक होता है। इसके अंदर आर्टरीज भी होंगी, वेन्स भी होंगे, वेन्यूल्स भी होंगे, कैपिलरीज भी होंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स करके पूरा एक सिस्टम बनता है। उसे क्या बोलते हैं? क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, मैमल्स के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर आर्टरी में प्योर ब्लड जाएगा, वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड जाएगा, ठीक है। और धीरे से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ाते हुए। क्लोज समझ लिया, ओपन समझ लिया, आर्टरीज और वेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और मेन जो फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम थे उनका क्या नाम था? विलियम हार्वे। कौन था? विलियम हार्वे फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी बोले जाते हैं। अब डिफरेंस समझते हैं आर्टरीज और वेन्स के अंदर। आर्टरीज और वेन्स के अंदर ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं आर्टरीज और वेन्स को। ये देखिए, ये आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। एक आर्टरी है और एक वेन है। आर्टरीज के अंदर हमेशा कैसा ब्लड आता है? प्योर ब्लड आता है, एकदम शुद्ध ताज़ा देसी प्योर ब्लड। क्यों? क्योंकि ये हार्ट से पूरी बॉडी तक जाती हैं प्योर ब्लड लेके। अगर गंदा ब्लड ले जाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा? वेन का काम क्या होगा? वेन गंदा खून लेके आती। अब कोई ना कोई तो काम उठाएगा ना। ये आर्टरी और वेन, डिफरेंस समझते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है।
एक तो आर्टरीज जो होती हैं वो ऐसा नहीं कि आपको बाहर से दिख रही हैं, सुपरफिशियल सिचुएटेड नहीं होती हैं, बल्कि ये डीपली सिचुएटेड होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। उन्हें हम ऐसे नहीं देख सकते, ये बॉडी के जस्ट अंदर मिलते हैं। लेकिन जो बाहर हम लोग को दिख जाती हैं वो क्या होती हैं, वो वेन्स होती हैं। आर्टरीज के अंदर एक तो सुपरफिशियली सिचुएटेड नहीं होती हैं, कैसी होती हैं, डीपली सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। आर्टरीज के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये थिक होती हैं, ये थोड़ी सी वेन के कंपैरिजन में थोड़ी सी थिक होती हैं, मोटी होती हैं, ठीक है, ये समझ लिया। अब क्या, अब इसके बाद में एक चीज़ और है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड जो जाता है बहुत फ्लो से जाता है, सुपर फास्ट शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से जाता है। किसके अंदर ब्लड, आर्टरीज के अंदर ब्लड जाता है। आर्टरीज के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा स्पीड से जाता है। अच्छा, जब ब्लड बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएगा तब क्या होगा, तब इसके अंदर कोई गेट वगैरह होंगे तो क्या होंगे, वो टूट जाएंगे। तो गेट होंगे क्या, गेट इसीलिए होते ही नहीं क्योंकि अगर होंगे तो वो इतनी स्पीड से जा रहा है कि तोड़ देगा। एक गाना नहीं है कि मैं सारे फाटक तोड़ आया, ये सब फाटक तोड़ देगा। तो इसीलिए क्या इसके अंदर नहीं होते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वाल्व्स नो। वाल्व्स क्या होते हैं, वाल्व्स को एक तरीके के गेट कह सकते हैं। जैसे कि वेन के अंदर क्या होते हैं, वाल्व्स हैं। जैसे ये बना हुआ, ये क्या है, एक वाल्व है, ये ऐसे करके होता है, ठीक है। मतलब एक तरफ फ्लो इसका जो है वो यहाँ पे ऐसे आता रहेगा फ्लो। लेकिन अगर बैक फ्लो अगर ब्लड जाएगा तो क्या होगा, ये गेट बंद हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे और बैक फ्लो नहीं हो पाएगा, बल्कि यहाँ पे ऑनवर्ड्स फ्लो, फॉरवर्ड्स फ्लो आपका लगातार होता रहेगा, ठीक है। ये किसके अंदर हो रहा, आर्टरीज के अंदर हो रहा। आर्टरीज के अंदर फ्लो होता रहता है और वाल्व्स कोई भी नहीं होगा। आप देख सकते हो पूरा रूट क्लियर किया जाता है। आर्टरीज के अंदर ब्लड जो होता है एकदम वीआईपी की तरह एंट्री करता है, फुल स्पीड से जाता है, कोई भी ट्रैफिक नहीं होता, कोई भी ब्लॉकेज और स्टॉपेज एक भी नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन वेन्स के अंदर ब्लॉकेज बनाए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर ब्लड बहुत धीमे धीमे चलता रहता है। धीमे जब चलता है तो उसका एक ये डर रहता है कि बैक कि वो ब्लड जो है वापस भी जा सकता है, इसीलिए इसके अंदर वाल्व बनाए जाते हैं जिससे कि ब्लड वहीं पे रहे, जहाँ से आ रहा है तो वहीं आगे बढ़ता रहे, पीछे वापस लौट के ना आए, ठीक है। ये आर्टरी वाले पार्ट हो गया। आर्टरी में अब 3 लेयर और आ जाती हैं। ब्लड बहुत प्रेशर से जाता है, अच्छा डीपली है। एक चीज़ और है कि ये ऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर जितना भी ब्लड जाता है कैसा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब प्योर ब्लड होता है, ठीक है। प्योर ब्लड किसके अंदर जाता है, ऑक्सीजनेटेड के अंदर जाता है, ठीक है। ये आपको वीडियो आपको क्लियर आ रही है शायद, मेरे ख्याल से थोड़ी सी डाउन हो रही है, थोड़ी सी, 1 मिनट मैं थोड़ा सा सही करता हूँ। ओके, दिस इज़ योर वीडियो। ये वीडियो आप हल्की सी लाइट सी आ रही है। इसको अगर डायग्राम डार्क अगर करते हैं, बस 2 मिनट इसको देखने के लिए, क्लियर व्यू बनाने के लिए। इसमें ज़्यादा वाइट आ रही है वीडियो में। ये भी आपकी ज़्यादा वीडियो, जस्ट फ्यू मिनट्स, ठीक है। ये आई थिंक अब क्लियर आएगी इससे। ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अभी मैं इसको डायग्राम जो दिखाना होगा मैं इसमें दिखा दूंगा अभी। अच्छा, आर्टरीज के अंदर कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, मतलब प्योर ब्लड जाता है, बिल्कुल क्लीन ब्लड इसके अंदर जाएगा ऑक्सीजनेटेड के अंदर, ठीक है। ये डीपली सिचुएटेड होती है, थिक होती है, मोटी होती है, ब्लड बहुत स्पीड से जाता है, वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और वहीं पे जो वेन्स होती हैं, वेन्स एक तो सुपरफिशियली सिचुएटेड होती हैं, सुपरफिशियली सिचुएटेड होती हैं, बाहर से ही आपको दिख जाएंगी कि कहाँ पे हमारी वेन्स हैं, जो ग्रीन कलर की दिख रही हैं वो क्या है, वेन्स ही हैं। इसके अंदर ब्लड का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा, स्लो होता है, ठीक है। अब बताइए थिक होंगी कि थिन होंगी, इतनी ज़्यादा फास्ट, इतनी ज़्यादा स्पीड से क्या ब्लड जा रहा है इसके अंदर, किसी ज़रूरत पड़ेगी कुछ नहीं, बहुत थिन होती हैं, ये पतली सी होती हैं, ठीक है।
इसके बाद और क्या हो सकता है? और इसके अंदर मेन बात ये है कि इसके अंदर वाल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड, वाल्व्स भी प्रेजेंट है इसके अंदर, वाल्व्स जरूर प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इसके बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट जरूर किए जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है इसमें। अच्छा, एक बात और याद रखना कि आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो ब्लड ले जाती हैं कहाँ से कहाँ तक? हार्ट से लेकर पूरी बॉडी तक। कौन ले जाती हैं? आर्टरी ब्लड ले जाती हैं। और वेंस क्या करती हैं? वेंस का काम होता है पूरी बॉडी से हार्ट तक ले जाती हैं क्या? ब्लड। ठीक है, बहुत इजी सा समझना है कि उनका क्या काम होता है। आर्टरीज का काम होगा हार्ट से पूरी बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई करने का। ठीक है, और वहीं वेंस का काम क्या होता है? जो वेंस, दो वेन होती हैं, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये क्या करती हैं? पूरी बॉडी का जो गंदा खून है वो हार्ट के अंदर जाती हैं, लेके छोड़ देती हैं कि तुम्हारा काम है, लो इसे प्योर करो। हार्ट प्योर करता है, प्योर करके सीधे काम किससे पकड़ा देता है? आर्टरीज को। आर्टरीज सीधे प्योर ब्लड कहाँ ले जाती हैं? पूरी बॉडी के अंदर। किसके थ्रू? आयोटा के थ्रू। आगे धीरे धीरे और पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर देते हैं चैम्बर्स की। चैम्बर्स कितने होते हैं? तो मेनली फिश के अंदर स्टार्ट करते हैं। चैम्बर्स होते क्या? चैम्बर्स एक रूम की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह? एक रूम की तरह। ये आपके देख रहे हो, अगर इस हार्ट को अगर डिवाइड कर दिया जाए, ये ऐसे करके थोड़ा रब कर देते हैं ऐसे। चैम्बर्स मीन्स एक छोटे छोटे अपार्टमेंट या कमरे, रूम बोल सकते हो उसे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? चैम्बर्स। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने चैम्बर? बचपन से छोटे जो नर्सरी थे तब से पढ़ते आ रहे होंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे अंदर हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, सही है। लेकिन फिश में कितने होते हैं? फिश में कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। फिश में कितने चैम्बर होंगे? 2 चैम्बर होंगे। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर कितने होंगे? फिश के अंदर 2 चैम्बर। चैम्बर मतलब ये रूम। चैम्बर मतलब ये हो जाते हैं, ये वाले जो रूम है, ये 1 2 3 4, ये किसका हार्ट है? हमारा ही तो हार्ट है। तो इसमें कितने चैम्बर हो गए? 1 2 3 4। ऐसे ही फिश में होते हैं, कितने होंगे? यहाँ से डिवाइड कर दिया, एक इधर एक इधर। ठीक है, फिश में 2 होते हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और मैमल्स, हम लोग क्या मैमल्स है, मैमल्स में कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर होंगे। ठीक है, इस चैम्बर्स के बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके पे? ब्लड के ऊपर। किस में आते हैं? ब्लड में। हार्ट का सारा डिस्कस अभी हम लोग करेंगे, लेकिन हार्ट में पहले क्या फ्लो हो रहा है उसके बारे में भी तो देख लें। हार्ट के अंदर क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है। ब्लड कैसे कलर का होता है? सभी जानते हैं, रेड कलर। रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसका नेम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट हो जाते हैं, एक आयरन पार्ट और प्रोटीन पार्ट। हीम जो है वो कौन सा पार्ट है? हीम जो है आयरन पार्ट, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला हो जाता है Hb। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, खून के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाती है, तब ये बन जाती है क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HbO4। ठीक, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का काम मेनली क्या है? हीमोग्लोबिन का मेनली काम ये है कि ऑक्सीजन को ले जाना पूरी बॉडी के अंदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, हीमोग्लोबिन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन कैरियर होता है। ठीक है, अब ब्लड रेड है। उसके बाद उसके बाद इसकी जो pH वैल्यू जो होती है वो 7.5 या 7.3 होती है। 7.32 लेके 7.5 तक होती है। मतलब ये क्या होगा? स्लाइटली अल्कलाइन। किसी न किसी ने जब चोट लगती होगी तब क्या ब्लड को टेस्ट किया होगा, उसका टेस्ट कैसा होता है? हल्का सा नमकीन सा टेस्ट होता है, खारा सा टेस्ट होता है, मतलब अल्कलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, अब जो अच्छा एक दो बातें बोली जाती, एक बात बोली जाती है
कि अगर आपका खून बहुत गाढ़ा है तो आप बहुत स्ट्रांग हो, अरे आपका गुस्सा बहुत आती है, आप बहुत महान हो। नहीं नहीं माय फ्रेंड्स, जो जिसका खून बहुत गाढ़ा होता है ये समझ लो उसका खून बहुत ख़राब हो रहा है, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कभी सोच के खुश मत होना कि हमारे खून बहुत गाढ़ा है तो हम बहुत निडर हैं, साहसी है, सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, आपके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है जिसका आपका ब्लड गंदा होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। और जिसका ब्लड बिल्कुल पानी जो बिल्कुल एकदम क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है वाटर की तरह, तो वो क्या होता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसे, ठीक है। अब ब्लड के अंदर आते हैं मेनली में आरबीसी के अंदर। ब्लड जो होता है, ब्लड पहली बात तो डिवाइड हो जाता है कितने पार्ट में? ब्लड मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? ब्लड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो प्लाज्मा में, सबसे पहले किसमें? प्लाज्मा में डिवाइड होता है। फिर ब्लड सेल्स जो होते हैं इसके अंदर डिवाइड होता है। ब्लड सेल्स के बाद किस में आ जाता है? प्लेटलेट्स में आ जाता है, ठीक है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब प्लाज्मा की पहले बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या है। वाटर प्लाज्मा के अंदर, वो ब्लड के अंदर आप याद रखना कि जो भी कुछ एक लिक्विड की तरह, पानी की तरह जो सब्सटेंस होता है, जो मीडियम होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा के अंदर आप याद रखना कि इसके अंदर 85 to 90% क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर 85 to 90% क्या होता है? वाटर होता है। फिर इसके अंदर इनऑर्गेनिक आयन भी होते हैं, कुछ जो होते हैं इनऑर्गेनिक आयन भी इसी के अंदर हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक आयन आपके 0.9% वगैरह ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। और फिर ऑर्गेनिक आयन भी होते हैं। ऑर्गेनिक आयन में आपके एल्बुमिन्स हैं, ग्लोबुलिन एल्बुमिन्स हैं इसके अंदर, और क्या आ जाते हैं? सीरम ग्लोबुलिन है, फिब्रोजन है, ये आपके 38%, 55% और 32% रिस्पेक्टिवली मिल जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि इसके अंदर क्या क्या है। इनऑर्गेनिक आयंस और ऑर्गेनिक आयंस। ऑर्गेनिक आयंस के अंदर सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और फिब्रोजन इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिब्रोजन और पैथोम्बिन। अब मेनली आ जाता है आपका जो मेन संकट है, जो मेन इम्पॉर्टेंट है, वो अब आ जाते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अंदर। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंदर। आरबीसी का रुकिए कलर आपको वो दिखाते हैं, डायग्राम। आरबीसी से स्टार्ट करते हैं। ये वाइट कलर प्रोजेक्टर पर सही से नहीं आ रहा था, इसीलिए आगे बढ़ा दिया था। ये हाँ, ये आपकी आरबीसी सही आ गई। इसमें आपको डिस्कस कर देते हैं। ये क्या है आपके? आरबीसी हैं। आरबीसी आप याद रखना, आरबीसी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अगर उसे बीच में से पकड़ेंगे तो बीच में दोनों तरफ से ऐसे पतला होता है, ठीक है। बीच में हल्का सा दबा होगा, ऊपर ऊपर उठा होगा। जैसे कि पहले टॉफ़ी आती थी, पहले पॉपिंस वगैरह आती तो बीच में से पतली सी होती थी, चॉकलेट की तरह होती थी, कंफर्ट की तरह खाने वाली, तो उसका स्ट्रक्चर होता है। इसको हम पहले बाइकॉनकेव बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? बाइकॉनकेव। इसका स्ट्रक्चर आरबीसी का किसका है? ये सब क्या है? आरबीसीज ही तो हैं। बीच में से कॉनकेव रहती, पतली रहती। अगर दोनों बीच में से उठी होती तो क्या होता? तो ये बाइकॉन्वेक्स हो जाती। आरबीसी का नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। क्या नाम होता है? रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं आरबीसी को। इरिथ्रो मतलब याद रखना, पूरी बायोलॉजी में इरिथ्रो मतलब ही रेड होता है। और साइट मीन्स क्या होता है? साइट मीन्स सेल्स होता है। रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो वर्ड पूरी बायोलॉजी में अगर देख लेंगे, इरिथ्रो मीन्स तो रेड मिलता है आपको, ठीक है। अच्छा, रेड कलर होता क्यों है? रेड कलर इसका एक पिगमेंट की वजह से होता है। उस पिगमेंट का नाम बहुत ज़्यादा फेमस नाम है, उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कैरियर करता है? ऑक्सीजन कैरियर होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन कैरियर हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे अगर सबसे बड़ी आरबीसी देखते हैं तो किसके अंदर होती है? ये एलिफेंट के अंदर होगी। एलिफेंट के अंदर लार्जेस्ट आरबीसी होती है। और मस्क डियर जो होती है, मस्क डियर, इसके अंदर स्मॉलेस्ट मिलती हैं आरबीसी, ठीक है। आरबीसी बनती कहाँ पे? थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ाते हैं। आरबीसी बनती कहाँ पे? आरबीसी बोन मैरो के अंदर बनती हैं।
जब एडल्ट हो जाते हैं तब बोन के अंदर जो बोन मैरो होती है, साफ्ट होती है, बोन मैरो होती है, एपिफाइसिस होती है, ये सब सारी चीज़ें बोन के अंदर होती हैं। तो बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो के अंदर क्या बनेगी, आरबीसी बन जाती है जब एडल्ट होते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं, जब बोन्स ही ज़्यादा डेवलप नहीं होती तो कहाँ बनेंगी, तो लीवर एम्ब्रियोनिक सेल्स में बनते हैं जाके, लीवर में, ठीक है। और मरती कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर तो इनका बर्थ हो जाता जाके, ठीक है। और मरती कहाँ पे जाके, और बच्चों के अंदर कहाँ पे, लीवर के अंदर, ठीक है। और जब इनकी डेथ होती तो कहाँ पे होती, स्प्लीन में। स्प्लीन को इसीलिए हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोल देते हैं। मतलब आरबीसी की कब्रिस्तान किसे बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं स्प्लीन, छोटे से ऑर्गन जो स्टमक के पास में होता है उसको बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि सारी आरबीसीज मरने के बाद यहीं पे ही चली जाती हैं। इनका लाइफ स्पैन, आखिर ये जिंदा कितने दिन तक रहती हैं, 120 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद ये परलोक से धार जाती हैं, ठीक है। होती कितनी है, नंबर के बारे में भी तो बात होगी, नंबर के बारे में बात होगी तो ज़रूर बताया जाएगा कि मेल के अंदर 5.5 से लेके 4.5 मिलियन पर ml सेल होते हैं जाके, ठीक है। और फीमेल के अंदर अगर बात होती है तो 4.5 to 4.0 मिलियन पर ml और ब्लड का होता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा आरबीसीज इस ह्यूमन के अंदर होती हैं, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, ठीक है। एक टर्म और आ जाता है हीमेटोसाइटोमीटर। कौन सा आता है, हीमेटोसाइटोमीटर। हीमेटोसाइटोमीटर एक ऐसा टर्म होता है जो आरबीसी के काउंट को मेज़र करता जाके, हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को मेज़र करता जाके। एक टर्म आता है अनीमिया, कि कितने हैं इसके अंदर, ये मेज़र करता है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के अंदर आरबीसी जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो क्या होता है, एनीमिया। अगर आरबीसी हीमोग्लोबिन अगर ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हो जाती है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। एक टर्म और आता है पॉलीसिथेमिया, कि पॉलीसिथेमिया में क्या होता है, आरबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हीमेटोसाइटोमीटर से क्या करते हैं, आरबीसी का काउंट मेज़र कर सकते हैं कि कितनी है कितनी नहीं है। एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है हीमोग्लोबिन का नंबर, ठीक है। एक वर्ड और आता है, उस वर्ड का नाम होता है इरिथ्रोपोइसिस। क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो मतलब क्या था, रेड सेल्स। रेड सेल्स मतलब कौन सी, आरबीसी। मतलब इसका जनरेशन, ये कहाँ से बन रही, कहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। ये इरिथ्रोपोइसिस हो गया। एक टर्म और आता है आपका राउलियक्स फॉर्मेशन। क्या होता है, राउलियक्स फॉर्मेशन। राउलियक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, ये आरबीसी जो होती है छोटी सी कंपर टाइप की, पॉपिंस टाइप की बनी हुई है। ये एक के ऊपर एक जैसे एक 10 का सिक्का लो, 10 का सिक्के के ऊपर बहुत सारे 10 के सारे सिक्के रख दो तो एक क्या बन जाता है, स्टैक बन जाता है, उसका चट्टा बन जाएगा ना, स्टैक बन जाएगा, स्टैक ऑफ कॉइन की तरह। वैसे ही इसको अगर एक तरीके से रख दिया जाए तो इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, राउलियक्स फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन को, जैसे कि 10 के सिक्के बहुत सारे रख दिए हमने अगर, तो एक चट्टा बन जाता है, उसे बोलते हैं स्टैक ऑफ कॉइन्स। और आरबीसी के काउंट नंबर को अगर बार बार एक के ऊपर रख देंगे तो उस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, उस फॉर्मेशन को बोलते हैं राउलियक्स फॉर्मेशन, ठीक है। ये आरबीसी के बारे में सारी बातें हो गई। अच्छा, एक बात और आरबीसी के अंदर रह गई कि ये ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्या होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस का कोई भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद में अब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक कदम, किसके पास, डब्ल्यूबीसी के बाद में। सारे सेल्स थोड़ा और जल्दी पढ़ लेंगे जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। डब्ल्यूबीसी होती है वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी क्या होगी, वाइट ब्लड सेल्स को बस दिखा देते हैं, उसके बाद में इसी में देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाती है, डब्ल्यूबीसी। याद रखिएगा ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, ठीक है, अभी धीरे धीरे पढ़ते हैं आगे। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। क्यों, क्योंकि ये वाइट कलर की होती हैं। शेप क्या होता है, शेप इसका अमीबॉइड शेप होगा।
अमीबॉइड शेप होता है। अमीबॉइड शेप क्या होती है? अमीबॉइड शेप मतलब इसका कोई शेप नहीं, कैसे भी बना लो, कैसे भी बना लो इसका शेप हो जाती हैं। होती कितनी है? 3000 से लेकर 7000 तक होती हैं। कितने दिन तक जिंदा रहती हैं? वो 1 से लेकर 7 डेज तक रहती हैं, या कुछ हफ्ते जिंदा रहेंगी जाके, ठीक है। अच्छा, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूको मीन्स क्या होता है? नो कलर। ल्यूको मीन्स क्या होता है? नो कलर, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? ये 5000 से 9, ये 5000 7000। वैसे अगर WBC की बात करें 3000 से 7000 जो है एक पहले एवरेज देखा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे 10,000 जो है एवरेज क्वांटिटी में मेज़र किया जाता है, ठीक है। 10,000 से ऊपर अगर हो जाती हैं तो उससे इन्फेक्शन माना जाता है और उससे एक डिजीज़ हो जाती है जो ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस डिजीज़ हो जाती है, मतलब इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड के अंदर, तब कहते हैं आपकी WBC बहुत ज़्यादा हो गई है, ये आपको इसीलिए इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। रब नहीं करते, आगे बढ़ते हैं इसको। अब WBC के याद रखिएगा, थोड़ा सा WBC और बढ़ जाता है कि WBC के अंदर 3 पार्ट, पहले तो 2 ही पार्ट होते हैं। पहले 2 पार्ट होते हैं, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स के भी अब 3 पार्ट्स हो जाते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स 3 ग्रैन्यूल्स में होता है क्या? दाने, मतलब छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं। मतलब ये होता है कि अगर किसी WBC के अंदर छोटे छोटे फाइन ग्रैन्यूल्स हैं, छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स। इसमें नहीं, उसे क्या बोलते हैं? ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स फिर 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, और तीसरा क्या है? न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ओके, ठीक है। वीडियो सही आ रही है, थोड़ी सी मैनेज कर लीजिए बस, क्योंकि थोड़ा सा फोकस ज़्यादा आ रहा है लाइट का, इसीलिए ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा होगा। एसिडोफिल्स के अंदर क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है आपका बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। कैसा? बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बी शेप का स्ट्रक्चर हो जाता है, और 70 से 300 cc पर ब्लड तक इसके अंदर क्या होती है? न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है, बाइलोब्ड। और जो बेसोफिल्स होता है, बेसोफिल्स के अंदर एस शेप्ड न्यूक्लियस हो जाता है। एसिडोफिल्स के अंदर बाइलोब्ड न्यूक्लियस होगा, ऐसे करके डबल स्ट्रक्चर हो जाता है, बी टाइप का स्ट्रक्चर बना के बेसोफिल्स में एस शेप का बना लेते हैं, और न्यूट्रोफिल में पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका डायग्राम बने हुए हैं, जिसमें कि इजनोफिल्स को हम क्या बोल सकते हैं? एसिडोफिल्स बोलते हैं। इजनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। तो एसिडोफिल्स ये बेसोफिल्स है, और ये कौन सा? न्यूट्रोफिल है। ग्रैनुलोसाइट में ये इतने पार्ट आ जाते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट में भी 2 पार्ट आ जाते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट के अंदर, इसके अंदर 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट और दूसरा क्या आता है? मोनोसाइट। समझने के लिए देखो, ध्यान से ऐसे समझो कि WBC है, WBC सफ़ेद, जिसका कोई शेप नहीं होता, इसके 2 भाई, ठीक है। 2 भाई कौन कौन से? ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। अब ग्रैनुलोसाइट के भी 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे कौन कौन से थे? एक एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स के पास में न्यूक्लियस कौन सा था? बाइलोब शेप का था। और बेसोफिल्स के पास न्यूक्लियस कौन सा था? एस शेप्ड का न्यूक्लियस था। और न्यूट्रोफिल्स के पास कौन सा था? पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस था। और ए ग्रैनुलोसाइट के पास 2 बच्चे उनके हो गए, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इन सब का फंक्शन मेन क्या होता है? इन सब का मेन फंक्शन, WBC का पहले फंक्शन है क्या? अभी पढ़ रहे हैं, इनका पहले फंक्शन पढ़ते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि किसी भी चीज़ को, जो चीज़ खराब हो गई है, उस चीज़ को हटा देना, ठीक है। बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे फाइट करने के लिए किसकी यूज़ होती है? WBC की ज़रूरत होती है। अब WBC की ये क्या है? फौज है। WBC का मेन फंक्शन अगर बात करें तो ये किसकी तरह काम करती है? सोल्जर की तरह काम करती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिया भी जाता है। सपोज करते हैं ये हमारी क्या है? ये इंडिया है। इंडिया के अंदर क्या है? इंडियन आर्मी बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया? ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है।
पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी यहाँ पे आए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी लाइट और मैनेज करते हैं। ओके, इट्स ओके। अब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आपके यहाँ पे एंट्री करे आके। जब एंट्री यहाँ पे करेंगे आके तब क्या होगा, इंडिया के अंदर मान लो एक आतंकवादी आया तो क्या करेगा, जो इंडियन वाले फौजी बैठे हैं वो क्या सोते रहेंगे क्या, वो तुरंत इसको भून देंगे, आ तो हमारे यहाँ पे आ, लो 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 लो, ख़त्म कर देंगे जाके, होगा ऐसे। तो जो बाहर वाले जो पार्ट आते हैं जो आतंकवादी, उन्हें को क्या बोलते हैं, उन्हें बोला एंटीजन। क्या बोला, एंटीजन। और जो बॉडी के अंदर है, जो बॉडी मतलब इंडिया के अंदर है, ये बॉडी है, ये बाहर का पार्टिकल्स, इनको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़, यही तो है। ये एग्जाम्पल आप दोबारा समझ लो, जैसे इंडिया के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया, बाहर से जैसे हमला करेंगे तो इंडिया के अंदर क्या बैठी हुई है, इंडिया की फ़ौज बैठी हुई है, उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, हाँ देगी, तुरंत इसे मारेगी, कूटेगी, जाके ख़त्म कर देगी जाके, ठीक है। तो बाहर वाले जो जितने पार्टिकल आते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंटीजन। और जो अंदर से पहले से हैं उसको क्या बोला, एंटीबॉडीज़। क्या बोला, एंटीबॉडीज़ बोला। ऐसी ह्यूमन बॉडी हमारी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पहले से हमारे जो सैनिक बैठे हुए हैं, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, जो आर्मी बैठी हुई है, ठीक है, वो उसका क्या काम है, उसका ये काम है कि जो बाहर से आए उसे तुरंत ख़त्म कर दें जाके, ठीक है। तो हमारे अंदर जो पहले से आर्मी बैठी हुई डिफेंस के लिए, वो क्या है, वो एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ मतलब ये WBCs हैं, WBCs कैंडोसाइट एंग्लोसाइट, ये बहुत सारी, ये जितने अभी बताया हमने वो सारी हैं, ठीक है। और एंटीजन, अब बाहर से कोई डिजीज़ हो गई, जैसे कि जुकाम हो गया, फीवर हो गया, किससे हो गया, बैक्टीरिया से या वायरस से कोई भी प्रॉब्लम हो गई, वो बाहर से आ रही, बाहर से जब आएगी तो क्या होगा, तो किसका रूप ले लेगी, ये एंटीजन का रूप ले लेगी, ठीक है। अब सपोज़ करते हैं कि बहुत सारे एंटीजन आ गए, बहुत सारे आतंकवादी आ गए, ठीक है। यहाँ पे इस समय यहाँ पे कुछ इंडियन आर्मी कम है, मतलब एंटीबॉडी कम है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारे आ गए तो इन्होंने क्या किया, इनको घेर लिया, इनको ख़त्म कर दिया यहाँ पे। तब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब इन आतंकवादियों की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ गई जाके। अब ऐसे ही इंडियन बॉडी में होती है, इंडियन बॉडी कह रहे, ह्यूमन बॉडी में ऐसे होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब बाहर से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आ जाए और एंटीबॉडी बहुत कम बन पाती है, तब क्या होता है, तब डिजीज़ हो जाती है, तब बीमारी हो जाती है, ठीक है। और फीवर क्यों आता है, फीवर तब आता है जब एंटीजन, बाहर के आतंकवादी और इंडियन की फ़ौज की जब लड़ाई हो रही होती है, जब इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है, तभी इस रिएक्शन में बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब फीवर की चांसेस हो जाते हैं, फीवर बढ़ जाता है यहाँ पे आके, ठीक है। अब क्या होता है, अब कुछ जगह थोड़ा सा और एग्जांपल, थोड़ा ब्रॉड कर रहे हैं हम, थोड़ा सा इधर एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, यहाँ आतंकवादी आ रहे हैं, बहुत सारे आतंकवादी है, इनको घेर लिया यहाँ पे, ये ख़त्म हो गए, यहाँ की बॉडी हमारी, इसकी इंडियन की जो फ़ौज थी वो ख़त्म हो गई। तो क्या करेगी, ये क्या कहेगी, ऐसा करो दूसरी फ़ौज गुजरात से है, मद्रास से है, तमिलनाडु से, यहाँ से बुला के फिर दोबारा कश्मीर की तरफ भेजो, यहाँ पे अटैक करें। बाहर से फौज बुलानी पड़ेगी तभी तो अटैक होगा। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। ह्यूमन की बॉडी के अंदर अगर एंटीजन मतलब बैक्टीरिया की क्वांटिटी या वायरस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडी उतनी नहीं रह पाए, ख़त्म हो जाए, तब क्या करते हैं, तब जाते हैं डॉक्टर पास। डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हो गई, ऐसे ऐसे आप काम करिए। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब कहेंगे लो बेटा ये टैबलेट ले लो, इसे खा लो, सही हो जाओगे। टैबलेट में है क्या एक्चुअली, टैबलेट में एंटीबॉडीज़ ही हैं। क्या हैं, टैबलेट में एंटीबॉडीज़ ही हैं जो आपको एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू दी जा रही हैं उसे, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ये एकदम घेर लेते हैं जाके, तब लगता है कि अरे अब तो बच ही नहीं सकते, तब क्या करते हैं, बच नहीं सकते मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो सकते हैं, तब क्या कहता है डॉक्टर, ऐसा करो दवाई से इतनी जल्दी रिएक्शन आपका नहीं करेगा, आप दवाई से धीरे धीरे होगा, आप क्या करो इंजेक्शन लगवा लो। तो इंजेक्शन के अंदर, लिक्विड के अंदर भी एंटीबॉडीज होती है, तुरंत रिएक्शन करती है इंट्रावेनस IV थ्रू के थ्रू, और धीरे धीरे अटैक करके एंटीजन को ख़त्म कर देती हैं। तो मेन काम WBC का यही होता है कि फाइट करना,
फाइट करना, इसीलिए क्या कहे जाते हैं, सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हम लोगों को किसी डिजीज़ होने से बचाते हैं कि कोई बीमारी ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए कि इन्हें क्या बोला जाता है, सोल्जर बोला जाता है। ये इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, इनकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाती तब भी नुकसान है, अगर ये 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा तब भी नुकसान हो जाएगा, इसीलिए इनकी क्वांटिटी मेंटेन रहे तो सही है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए WBCs को बढ़ाना होता है, ठीक है। WBCs 2 टाइप के हो जाते हैं, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट फिर 3 टाइप के होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और एग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अच्छा, एसिडोफिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, जो पार्टिकल्स बचे होते हैं उनको खा लेता है, उनको ख़त्म कौन कर देता है, ये एसिडोफिल्स ही कर देते हैं। और बेसोफिल्स क्या करते हैं, बेसोफिल्स कुछ पार्टिकल जैसे हिपेरिन है, हिस्टामाइन है, ठीक है, ये इनको ख़त्म कर देता, खा लेता जाके। और न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो इसको ख़त्म कौन कर देता है, न्यूट्रोफिल्स ही ख़त्म कर देता है। और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, एक तो इम्यूनिटी, किसी भी डिजीज़ के थ्रू ये किसी भी कोई डिजीज़ होती है तो उसके थ्रू बचा लेता है, उससे बचा लेता है कौन, यही लिम्फोसाइट्स ही बचा लेती हैं। दूसरा वुंड हीलिंग मतलब अगर चोट लग जाती कहीं पे या घाव हो जाता है तो उसको बहुत जल्दी भरने का काम ये लिम्फोसाइट्स ही करते हैं, ठीक है। वुंड हीलिंग के बाद लास्ट में आ जाता है इनका इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन मतलब किसी से, ऐसे इस समय कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं, ज़्यादातर वर्ड यूज़ होते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेंगी, आपकी WBC बढ़ाने के से ही, आप मतलब अच्छा खाएंगे, अच्छी चीज़ें, आप हेल्दी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपकी WBC ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेंगी जाके, ठीक है। मोनोसाइट की अगर बात करते हैं तो मोनोसाइट जो होता है किडनी शेप्ड होता है, किडनी शेप क्या होगा, मोनोसाइट होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादातर मेनली पार्ट जो था इसका ख़त्म हो गया है WBC इसका। WBC के बाद में एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, उस छोटा सा टॉपिक क्या, जो थर्ड पार्ट है वो आता है। वो थर्ड पार्ट आपका कौन सा था, वो थर्ड पार्ट था आपका ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। सी पार्ट में आपका ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉट करना, ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब अगर ब्लड फ्लो कर रहा है और उसे रोकना है तो जैसे लगातार फ्लो करता रहे अपने आप ही खून बहता रहेगा तो पूरी बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक टाइम के बाद में ब्लड फ्लो अपने आप रुक जाता है, तो कैसे, ब्लड का रुकना या ब्लड का जमना, उसे क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो कैसे, वो ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होते हैं। ये विटामिन K की हेल्प से बहुत ज़्यादा हेल्प करके ब्लड को क्लॉट कर देता है। इसमें पूरी रिएक्शन होती है जिसमें फिब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, पहले ब्लड रप्चर होते हैं, ब्लड टूट जाते हैं, फिर उसके बाद फिब्रोजन से फिब्रिन बनते हैं और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनते हैं जाके, तब जाके धीरे से एक रिएक्शन करके ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या कर देता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है, खून को जमा देता है जाके, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी यहीं तक हो जाती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स करता है जाके, ठीक है। इसके बाद और कुछ में मिलेगा इसमें। इसके बाद ह्यूमन हार्ट आता है। इसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हम करेंगे ह्यूमन हार्ट एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप पता चलेगा कि कैसे, अब ये सारा ब्लड के बारे में पता कर लिया, ब्लड के बारे में। अब जो ब्लड किसके थ्रू जाएगा, आर्टरीज और वेंस के थ्रू जाएगा, ठीक है। जो हमारा हार्ट होगा, हार्ट में इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में ब्लड जाएगा, फिर वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, फिर इसके बाद में पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस होकर लंग्स में प्योर होके लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अयोर्टा थ्रू पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा। कैसे कैसे साउंड होंगे उसके अंदर, लब होगी, डब होगा, और भी चीज़ें आगे होंगी, वो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट होप वी सी अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।